अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज दुनिया के तमाम बड़े अखबारात की हेडलाइंस देख लीजिए या शाया होने वाले मैगजीन्स का टाइटल पेज, किसी भी जबान का न्यूज़ चैनल लगा लें, खबर एक ही रही है कि गजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती अमन मुआहदे पर इजराइल मान गया है। काबिल जिक्र बात यह है कि बड़े मुमालिक ने भी इसे सपोर्ट किया है। पाकिस्तान समेत अरब मुमालिक भी इसे खुश आइंद कह रहे हैं। बस अब इंतजार है तो हमास का, जिसने वाज़े जवाब देने से फिल वक्त गुरेज किया है। अलबत्ता हमास के एक रहनुमा ने अल अरबिया टीवी से गुफ्तगू में कहा है कि अभी तक हमें इस मंसूबे की कॉपी नहीं मिली है। हमारी मुसल्लह जदोजहद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए है। उनका ये भी कहना था नाज़रीन कि इजरायली यरगमालियों की रिहाई का इन्हिसार जंग के खात्मे और गजा से इसराइली इनखला पर है। हमास का कहना था कि हम एक ऐसे मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई में संजीदा हैं जो गजा में जंग का खात्मा करे और इजरायली इनखला को यकीनी बनाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे से इसराइल ने भी मुकम्मल इत्तेफाक किया है। नाजरीन, अमरीकी सदर के इस 20 निकाती मंसूबे में गजा के लिए एक अबूरी इंतजामिया, बड़े पैमाने पर तामीर नौ और इस्तेहकाम हासिल होने के बाद इसराइली फ़ौज के इनखला शामिल है। मंसूबा पेश करते हुए ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी हिमायत पर जोर दिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की क़यादत की मुकम्मल हिमायत का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर शुरू ही से हमारे साथ हैं और इस मुआहदे की 100% हिमायत पर यकीन रखते हैं। Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. This came out just as I was walking on. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. President El-Sisi of Egypt." नाज़रीन, व्हाइट हाउस की जानिब से इस मंसूबे के 20 निकाती रोड मैप में फौरी जंग बंदी, 72 घंटों में तमाम यरगमालियों की रिहाई, मर जाने वालों के बाक़ियात की वापसी शामिल है। जबकि जवाब में इसराइल उम्र कैद काटने वाले 250 फ़लस्तीनियों समेत गजा के 1700 बाशिंदों को रिहा करेगा। मंसूबे में गजा का मुस्तकबिल में मुअतदिल और अस्करियत से पाक इलाका होना भी शामिल है, जिसे आर्जी तौर पर एक गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी संभालेगी और इसकी निगरानी एक बैनुल-अक़वामी अमन बोर्ड के पास होगी, जिसकी सदारत खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। इजरायली फ़ौज बदतरीज मरहलावार इनखला करेगी, एक महदूद बफर जोन बरकरार रहेगा और इसराइल को गजा पर कब्जा न करने का वादा भी करना होगा। इस मंसूबे के मुताबिक गजा को दोबारा तामीर किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि तमाम कैदियों की वापसी के बाद हथियार डालने वाले हमास के तमाम अरकान को आम मुआफ़ी दे दी जाएगी। जो गजा से निकलना चाहते हैं उन्हें महफूज रास्ता भी दिया जाएगा। इस मंसूबे के मुताबिक गजा में एक इंटरनेशनल फोर्स भी तैनात शामिल की जाएगी, जिसकी ट्रंप ने अमन मुआहदे के साथ ही हमास को वार्निंग भी दी है कि उसने अगर बात नहीं मानी, ये सारे निकात जो शामिल हैं, अगर हमास नहीं मानती है तो नेतन्याहू अमेरिका की मदद से काम तमाम कर देगा। इस मंसूबे में बज़ाहिर नाज़रीन बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन क्या हमास हक़ हुक्मरानी से दस्तबरदारी कबूल करेगी? ऐसा है तो हमास का मुस्तकबिल क्या होगा? ये मंसूबा तो ये भी कह रहा है कि मुस्तकबिल में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। BBC के मुताबिक हमास की एक अहम सीनियर एहलकार ने इस पर मायूसी का इजहार करते हुए इशारा दिया है कि ये शराइत फ़लस्तीनियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी हद तक नाकाम रही हैं। हमास किसी भी ऐसे मंसूबे को कबूल नहीं करेगा जो गजा से इसराइल के मुकम्मल इनखला की ज़मानत न देता हो। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि इस मुआहदे का इब्राहिम अकॉर्ड से कोई लिंक बज़ाहिर तो मौजूद नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका इसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड में तोसी नहीं चाहेगा और क्या ये तोसी इस्लामाबाद तक एक इम्तिहान बनकर नहीं पहुँचेगी? ये सारे सवालात अपने पैनल के सामने रखते हैं। पैनल में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर नईम मलिक साहब, जुल्फ़कार राहत साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और हमारे ब्यूरो चीफ कराची से इम्तियाज़ फरान साहब। पहले ताहिर नईम मलिक साहब, सर मैं आपसे आज गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, 20 निकाती मुआहदे में कई इबहाम मौजूद हैं, जिसका भी मैंने अपने इब्तदाई में भी जिक्र किया और आपके नॉलेज में तो डेफिनेटली है ही। इसमें मस्जिद अक्सा का कोई जिक्र नहीं है सर। मसलन इसका कंट्रोल किसके पास होगा? फिर इसमें आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से सिर्फ हमें इस्लाहात कुछ दिखाई देती हैं, वो भी बड़ी मुबहम हैं, वाज़ेह नहीं है मलिक साहब। वो देखें, ये जो आपने यरूशलेम की बात की तो 100 साल कबल वहाँ एक मुआहदा हुआ था खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के बाद, पहली जंग अज़ीम के बाद, कि वो एक इंटरनेशनल सिटी होगा और उसके अंदर जो एक्सेस है उसको किसी मुल्क में ज़म नहीं किया जाएगा। तो ये जो मुआहदा 100 साल बाद हो रहा है, इसके अंदर वो अरब्स के और पैलेस्टीनियन के कंसर्न्स नहीं रखे गए। अब इस मुआहदे के बाद यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा बनाया जा सकता है और अब्राहम अकॉर्ड जिसकी जानिब आपने इशारा किया, वो पिछले टेन्योर में ट्रंप कह चुके हैं कि उसकी तरफ आप आ जाएं। अब इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन जो है कि दुनिया में आज तक कोई पीस प्रोसेस नहीं हुआ
کہ جو وہاں کی نمائندہ تنظیم ہو اس کو ایکسکلوڈ کیا جائے. آپ نے ابراہم ایکارڈ میں بھی یہ کیا کہ چند عرب ممالک کے ساتھ کھڑے ہو کے اور اسرائیل کے ساتھ آپ نے وہ فوٹو کی, وہ ناکام ہو گیا. اب بھی آپ جو ایک فریق ہیں اسرائیل کے انتہا پسند رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ جو ہیں نیتن یاہو, ان کے ساتھ آپ نے وہ تصویر کھنچوائی اور فرینڈلی فائر قرار دیتے ہوئے قطر والوں سے بات کرا دی. تو اس میں جو مین فریق ہے, کیا برطانیہ نے ناردرن آئرلینڈ میں جب معاہدہ کیا تو وہاں سن فین کے ساتھ کیا, اسی طرح دنیا میں اسپین سے لے کے سری لنکا سے لے کے جتنی بھی یہ موومنٹ چلی ہیں, کشمیر میں آپ حریت کانفرنس کو اگر ایکسکلوڈ کریں گے تو وہاں دیر پا امن کیسے ہوگا؟ ڈی ریڈیکلائزیشن ہونی چاہیے, لیکن فلسطین کے لوگوں کو اپنی فوج کا بھی اختیار ہے, انہیں ایک عالمی انٹرنیشنل NGO ٹائپ فورس کے حوالے کرنا اور ان کو دفاع سے محروم کرنا اور حماس کو پولیٹیکلی ایکسکلوڈ کرنا, یہ دیرپا امن کی ضمانت نہیں ہے. دوسرا, فلسطین کو عرب لینڈز آکوپائی ہوئی, قابض ہوا اس پہ اسرائیل. اب فلسطین کو ایک اکٹھا یونیفائیڈ ملک بنانے کے بجائے آپ نے ویسٹ بینک کو اور غزہ کو 2 ملکوں میں ترتیب دے دی اور یروشلم کو اس میں ایکسکلوڈ نہیں کیا, تو یہ دیرپا امن نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بھی اس کے مضمرات دیکھنے چاہیے تھے, اس بات کو پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے تھا. ہم لگتا ہے کہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو ساری چیزیں جس پہ لوگ کہہ رہے تھے کیا وجہ گرم, بیہائنڈ دا سین پہلے ہی چیزیں طے ہوئی تھیں. پارلیمنٹ جتنی بھی کمزور جمہوریت ہو, اگر یمن اور سعودی عرب کی لڑائی میں پارلیمنٹ میں یہ معاملہ جا سکتا ہے میاں نواز شریف کے وقت, اگر ایران عراق کے جنگ میں ہماری پارلیمنٹ کے اندر یا اس وقت کی حکومت میں جا سکتا ہے, تو آج بھی جو پروپوز پیس پلان ہے اس کو پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ادھر جانا چاہیے. یہ جو بند کمروں کے اندر آپ پارلیمنٹ کو اگنور کر کے فیصلے کرتے ہیں, اس کے نتائج دیر پا نہیں ہو. ٹھیک ہو گیا جی, اس کے نتائج پہ میرے خیال میں آگے چل کے ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, کیونکہ آج ہم نے موضوع بہت زیادہ اہم تھا, تو آج ہم نے اس کے اوپر 2 سیگمنٹس جو ہیں وہ ترتیب دیے ہیں. اس پر یقیناً ہم نتائج کیا ہوں گے, پاکستان کے لیے کیا ہوں گے, عرب ممالک کے لیے کیا ہوں گے, اور خود حماس کے لیے اس کے نتائج کیا ہوں گے, یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہوں گے. طاہر نعیم ملک صاحب اگلے سیگمنٹ میں. ابھی امتیاز فاران صاحب, سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو منصوبہ ہے جس کی بہت ساری جس کے اندر اصلاحات پیش گئیں, جو بڑی مبہم ہیں, جو بات میں نے طاہر صاحب سے پوچھی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حماس کو قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ جب یہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہوتی ہے تو اس میں بڑی گول مول سے اس کی ایک بات کی گئی ہے, تو یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف نہیں ہوگا حماس کے لیے اگر وہ اس سے اگری کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو ہے کہ بہت اچھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور اس میں بڑی پاپولر گفتگو بھی ہو سکتی ہے, اور ایک ریالٹی بھی ہوتی ہے, اور ریالٹی پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. میں تو اس پورے پس منظر کو جب بھی دیکھتا ہوں میں صلح حدیبیہ کے پس منظر میں دیکھتا ہوں, صلح حدیبیہ کے نکات کے صورت میں دیکھتا ہوں کہ صلح حدیبیہ وہ ایسا معاہدہ ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی معاہدے میں اس کی کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے, اور اس میں وہ فریق چھوڑ کے بھاگا تھا جس فریق کے حق میں سارے نکات جس فریق کے حق میں تھے, وہ یہودی فریق اس کو چھوڑ کے بھاگا تھا. اور وہ ایسا معاہدہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مولا علی سمیت سب اپنے ایک حیران پریشان تھے کہ آیا یہ کیسے کیا جا رہا ہے. تو آپ نے سب کو تسلی دی تھی اور کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو ہم اس صلح حدیبیہ کو بھی ہم سامنے رکھیں کہ ایسا معاہدہ بھی مسلمانوں کی فتح کا ضامن ہوگا کہ جس کے اندر اپر ہینڈ کسی اور کا بھی ہو دوسرے, لیکن شرط یہ کہ نیت صاف ہونی چاہیے. دیکھیں حماس کیا کر سکتی ہے, چلے ہم اس میں ابھی دوبارہ دوسری ایک بات کر لیتے ہیں. حماس کی جو اس وقت پوزیشن ہے انٹرنیشنل, اس کو کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی. ایران نے بھی ہاتھ روک لیا ہے, لبنان خاموش بیٹھا ہے, جورڈن بات ہی نہیں کرتا, مصر کے السیسی کی انہوں نے ویسی بات کر لی ہے ٹرمپ نے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ بتائیں کہ حماس ان حالات میں کیا کر سکتی ہے؟ اس کی پوری لیڈرشپ جو ہے قطر میں بیٹھی ہوئی ہے, جو اس کا سربراہ شہید کیا جا چکا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہ کیا کرے گی, اب یہی ہوگا, ریزسٹنس کرتی رہے گی اور وہ بمبنگ ہوتی رہے گی اور غزہ کی تباہی ہوتی رہے گی. کیونکہ میں تو نہیں سمجھتا کہ حماس اس پوزیشن میں ہے. اب یہ ڈیموٹ کرنے والی بات نہیں ہے, ایک ریئل ہم ایک گفتگو کرنے والی بات ہے کہ جناب
क्या कर सकेगी। अब दूसरी जानिब कि आया ये पैसेज एक सेफ पैसेज लेकर, यानी बैक हो या ना हो किसी को कुछ नहीं पता। देखे जो इसराइल ने जो खुराक की तकसीम का एक निज़ाम बनाया था, वो आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया था कि हमास के जो रजिस्टर्ड लोग थे वो कैसे नोटिफाई अब सामने आएंगे, उस पर वो बॉम्बिंग कर देता था, खत्म कर देता था सारी। तो रियलिटीज के साथ हम आगे बढ़े कि आया ये इन 20 नुकात में, एक तो ये देखें तयशुदा बातें, इन 20 नुकात में तरमीम हो ही नहीं सकती। ये हम सोचें, अगर हवाओं में हम जरूर सोच सकते हैं और एक दूसरे पे तनकीद कर सकते हैं, पाकिस्तान पे भी तनकीद कर सकते हैं कि जनाब इन हुक्मरानों ने तो कुछ देखा नहीं और इसके अंदर हमें देखना चाहिए था। क्या हम एक पॉइंट में भी कोई तरमीम ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इन नुकात की रोशनी में हम क्या कर सकते हैं वो हमें बात करनी चाहिए कि आज अगर अरब और अजम सऊदी माहिदा, जो सऊदी दिफाई माहिदा पाकिस्तान से हुआ है, मैं उसको अरब और अजम के माहिदे में देखता हूं, जिसमें ईरान भी ऑटोमेटिक आया हुआ है और टर्की की भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, अरबों के साथ। यानी एक इनडायरेक्ट अगर हम देखें तो एक कॉम्बिनेशन टर्की, ईरान हमारे साथ है और अफगानिस्तान भी किसी ना किसी मरहले पर हमारे साथ आएगा इसराइल के मामले में। बाकी हो सकता है हमारे साथ वो उसकी ना बने ना वो हो। तो मैं समझता हूँ हम रियलिटी के साथ आगे बढ़े कि इन नुकात के ऊपर तनकीद जरूर करें, लेकिन उसकी एक रियलिटी देख के हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान पार्लियामेंट में आएगा ये मसला, पार्लियामेंट में नहीं आए, अच्छा पार्लियामेंट में अक्सरियत किसकी है, फिर ये होगा कि वो पीटीआई वाले एक तरफ खड़े होंगे, तहरीक निफाजे वो जो है वो अलहदा खड़े होंगे, फिर एक नया मरहला चलेगा कि जनाब वो पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान वो हो गया। तो हम एक रियलिटी के साथ आगे बढ़े, एक अच्छी चीज है। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हर पार्टी की तरफ से उनका इजहार किया जाएगा और बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो अग्री भी कर रही होंगी, लेकिन एट द एंड जैसे आपने फरमाया कि देखना ये होगा कि पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत के इस्तेमाल किए। अच्छा, जब हम इख्तलाफात की बात करते हैं और उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं, तो जब नेतन्याहू के हवाले से कहा यह जाता है कि अगर इजराइल में, जुल्फ़िकार राहत साहब ये सवाल जो है मेरा आपसे है, सरी फरमा दीजिएगा कि नेतन्याहू के हवाले से कहा यह जाता है कि अगर इजराइल में उनकी सियासी बका को कोई खतरा लाहक होता है तो वो माजी की तरह मुआहदे से फिर सकते हैं। और फिर हम ये भी जानते हैं कि इंतहा पसंद यहूदी जो हैं वो उनकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, वो भी तो उन पर प्रेशर डाल सकते हैं और ज़ाहिर अगर उनको अपनी हुकूमत बचानी होगी तो फिर जाएंगे और कोई नई चीज़ नहीं होगी, पहले भी कर चुके हैं वही। देखिए आसमा, ये मैं तो कल भी ये बात कही थी कि ये बुनियादी तौर पे ये फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात नहीं है, ये इसराइल को तस्लीम करवाने का एक प्रोजेक्ट है, एक मंसूबा है और ट्रंप उसको लीड कर रहे हैं। एक किसी रियासत की जिसकी अपनी फौज ना हो, जिसकी अपनी हुकूमत ना हो, जिसका अपना सिस्टम निज़ाम ना हो, अथॉरिटी वहाँ के लोगों की ना हो, वो कौन सी रियासत होती है? मुझे नहीं समझ आ रही ये किस तरह का रियासती ढांचा होगा जिसका वायसराय ट्रंप खुद होगा या ट्रंप का नुमाइंदा होगा। तो ये गन पॉइंट के ऊपर बुनियादी तौर पे ये सारा एग्रीमेंट करवाने की कोशिश हो रही है और ट्रंप साहब ने एक ऐसे वक्त में कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उसमें पाकिस्तान की तो बात उन्होंने कर दी कि पाकिस्तान के साथ है, फील्ड मार्शल भी कह दिया, मिनिस्टर कहा कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, सैसी की भी बात कर दी। लेकिन सवाल ये है कि वो तैयब अर्दगान की बात उन्होंने नहीं की, एमएस की बात नहीं की। मेरे ख्याल में कुछ लोगों का वो ख्याल करके हैं, उनकी सियासत पे उन्होंने कहा कि उनकी कोई इज्जत बच जाए अपने अपने मुल्कों के अंदर। लेकिन ट्रंप साहब तो ऐसे अजीम आदमी है जिसके दोस्त होते हैं, उसका उस मुल्क के अंदर जो सिचुएशन शुरू हो जाती है, बेचारे सोचना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वो तारीफ करता है पूरी कौम सोचना शुरू हो जाती है, परेशान हो जाती है कि अल्लाह खैर ट्रंप साहब हमारे साथ करने के हवाले हैं, सानू अल्लाह ही खैर करे। तो अब इंडिया की आपको समझ आ गई होगी कि इंडिया के खिलाफ वो बहुत ज्यादा थे, पाकिस्तान के हक में थे, इसकी भी सारी कहानी की समझ आ गई हमें। उस वक्त बहुत ही हम खुश थे कि जी मोदी की बड़ी क्लास हो रही है। तो जाहिर है मोदी ये सारे मामले में क्या, वो दोबारा इजराइल के साथ पाकिस्तान का साथ चाहिए, पाकिस्तान दे के उन्होंने कर लिया। अब सवाल ये है कि जिस अंदाज में ये चीजें की जा रही हैं कि हमास को कहा गया है कि हथियार डाल दें, अगर वो हथियार नहीं डालेंगे तो इसराइल उनको तहस नहस कर सकता है। अब हमास समझती है कि वो एक मज़ामती तहरीक है, पूरी मुस्लिम उम्मा समझती है कि वो मज़ामत कर रही है। अब अमेरिका और इसराइल कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, उनकी नज़र में वो दहशतगर्द हैं, हमारी नज़र में, मुसलमानों की नज़र में वो वहां पे मज़ामत कर रहे हैं। शाम के जो प्रेसिडेंट सदर बने हैं साहब, जो आजकल ट्रंप के भी आंख तारे हैं, इसराइल के भी दोस्त हैं,
नेतन्याहू के भी साथ खड़े होते हैं, वो साहब अलकायदा को लीड करते रहे हैं और उस वक्त वो दहशतगर्द थे, आज वो उनके दोस्त हैं। ये बेसिकली अमेरिका का, नेतन्याहू का, पूरी दुनिया का इनका डबल स्टैंडर्ड है। किस वक्त किसी को दहशतगर्द बनाना है, किस वक्त उसको दोस्त बनाना है, किस वक्त वो उसको किसी और शक्ल में पेश करना है। तो ये जो अमन का मंसूबा ट्रंप साहब पेश कर रहे हैं, जी, जी। ये एक अभी तक एक मशकूक मंसूबा है जिसका वायसराय वो खुद होंगे या उनका कोई नुमाइंदा होगा। यही हमास है। जिमी कार्टर ने 2006 में वहां पे ऑब्जर्वर के तौर पे गए थे, 2006 में वहां पे जब इंतखाब हुए तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो बहुत जबरदस्त तंजीम है। ये जिमी कार्टर के ऑन रिकॉर्ड ठीक हो गया सर। स्टेटमेंट है। उस वक्त इसी हमास को कहते थे ये बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान ने उस वक्त $1 मिलियन इनको डोनेट भी किया था इसी हमास को। लेकिन अब वही हमास है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे वो बेल आउट कर रहे हैं इसराइल को, और इसराइल के लिए सारी फैसिलिटेशन ट्रंप साहब कर रहे हैं। ठीक है। उनका कोई मकसद बाकी वहां पे अमन कायम करना नहीं है। सही है। अब फलस्तीनियों का दर्द या उनके लिए वहां पर अमन करना उनका मसला नहीं है, अमन का क़याम, बल्कि वो कहीं ना कहीं इजराइल ही को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो 20 निकात इस मंसूबे के अंदर शामिल हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आप भी ऐसा ही समझते हैं, या बज़ाहिर जो दिखाई देता है कि ट्रंप के ऊपर जो मुलाकातें हुई हैं इस्लामी ममालिक के सरबराहान की, उनकी तरफ से प्रेशर आया है, दुनिया भर से प्रेशर आया है, बहुत सारे ममालिक जो है फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने लग गए थे, तो इसलिए ट्रंप को लगा कि नहीं, अब ये मौका है कि एक 20 निकाती जो मनसूबा ये दिया जाए और वहाँ पर अमन कायम कर दिया जाए। या फिर आप जुल्फ़िकार राहत साहब की बात से अग्री करेंगे कि आखिर कहीं ना कहीं जो सोचा गया है ट्रंप की तरफ से, वो फ़लस्तीन नहीं है, वो इजराइली है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, बहुत शुक्रिया। मेरे तीनों साथियों ने बड़ी अच्छी तरह तमाम मामले के ऊपर रोशनी डाली। बिल्कुल मैं जुल्फ़िकार राहत साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हमें इतनी जल्दी इन यहूदो मसूद कहते हैं ना, इनके ऊपर एतबार नहीं कर लेना चाहिए। ये क्या मुसलमानों के हक में बात करेंगे? जो एक वहाँ पे गदर मचाया हुआ है, जिस तरह बच्चे, ख्वातीन, हॉस्पिटल, किसी चीज को नहीं छेड़ा। ये सबसे पहले तो नेतन्याहू के ऊपर जो है वो वॉर क्राइम्स के हिसाब से उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। उसने लाखों बेगुनाह लोगों को जो है बॉम्बिंग की है, अभी आज तक बॉम्बिंग करे। तो बिल्कुल हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। और जिस तरह बिल्कुल सही कहा ताहिर साहब ने भी कि हमास जो है वो तो एक पार्टी है, उसके साथ मिल के मुआहदा करना चाहिए, उसको तमाम मामलात में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है। वो फलस्तीनियों के हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, और ये शायद उनका ही प्रेशर इतना है कि वो बगैर एक फौज के, बगैर असले के उनके सामने डट के खड़े रहे। तो आज इनको ट्रंप साहब को ख्याल आया कि गजा में जो है वो अमन होना चाहिए। एक तो उनको अपने नोबल अमन जो पीस प्राइस है उसकी भी फिक्र है कि वो भी उनको मिलना चाहिए। और ये पूरी दुनिया में जो और मामलात हो रहे हैं, यूक्रेन जंग तो आज तक वो खत्म नहीं करा सके, क्योंकि पुतिन उनका मुखालिफ है और वो उनकी बात नहीं मानता, वो अपनी ग्राउंड्स पे सारी बात करता है। नेतन्याहू तो इनका ही चमचा है। सॉरी मैंने इस किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन ये तो एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं, आपस में मिलके पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इनकी आगे क्या प्लानिंग है, इन्होंने अमन करके क्या करना है, वहां पे किसे बिठाएंगे, कौन अथॉरिटीज होंगे। जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा बैठना चाहता है कि बगराम एयरबेस उसको मिल जाए ताकि वो आसपास के खित्ते पे नजर रखे, इस तरह अगर अमेरिका भी पहुंच जाता है अपना उस गजा की पट्टी पे और वहां अपने नुमाइंदे बिठा देता है, अपने तमाम लोगों को ले आता है, तो फिर अपना कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता वहां करते जाएंगे। तो इनकी नीयत पे मुझे तो बिल्कुल भी जो है ना वो एतबार नहीं है। ठीक है, इनकी नीयत पर एतबार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो 20 निकात सामने रखे गए हैं वो तमाम के तमाम ही बहुत ज़्यादा मुबहम हैं। अब देखना हमें ये होगा कि इन मुबहम निकात के ऊपर हमास किस तरह का रिएक्शन देती है, क्योंकि ये सारे का सारा मंसूबा, इस पर अमल दरामद करना और गाज़ा के अंदर अमन कायम होगा नहीं होगा, ये बॉल जो है अब ये हमास के कोर्ट में डाल दी गई है। और ये भी बड़ी सफाई के साथ किया गया है ट्रंप की तरफ से और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से, कुछ हमास के रिएक्शन के हवाले से। और ये जो हक़ हुक्मरानी है, इससे वो दस्तबरदारी कबूल करेगी नहीं करेगी, इसको लेकर और दीगर जो मामला जुड़े हैं गाज़ा से, इजराइल से, इनको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप के गजा अमन मंसूबे को लेकर, जिसकी बहुत सारी शिकें जो हैं, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मुबहम हैं। लेकिन मैं जुल्फ़कार राहत साहब, सर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो अमन मंसूबा है, इसके मुताबिक इजराइल की जो फ़ौज है वो बतदरीज इनखला करेगी, यानी फौरी तौर पर वहाँ से नहीं निकल रही होगी। लेकिन कब निकलेगी, कितनी मुद्दत में निकलेगी, इसका कोई तयन ही नहीं किया गया जुल्फ़कार राहत साहब। तो इजरायली फ़ौज की मौजूदगी में यकीनी तौर पर बहुत सारे इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे ममालिक जब इससे अग्री कर रहे हैं कि ठीक है जी इस पर अमल दरामद होना चाहिए, तो कुछ शिकें जो हैं कुछ बेहतर कराई जा सकती हैं? अगर इनखला होना है इजरायली फ़ौज को तो फौरी तौर पर हो सर, लेकिन क्या बाकी ममालिक जुल्फ़कार साहब इस पोजीशन में हैं कि ट्रंप से इस पर बात कर सकें? देखिए जी, ट्रंप जिस तरह आसमा बिहेव कर रहा है और जिस तरह वो ऑर्डर दे रहा है सबको और गन पॉइंट के ऊपर ये एग्रीमेंट करवाना चाह रहा है, आगे से कोई शख्स आर्गू करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं हैरान हूं कि आलम इस्लाम में से किसी एक शख्स का इख्तलाफी बयान इस तरह से नहीं आया कि वो ये कह सके कि हुजूर आप ये बात गलत कर रहे हैं, इससे तो फलस्तीन खत्म हो जाएगा, इजराइल मजीद स्ट्रांग हो जाएगा, वहां पे तो फलस्तीनियों की हैसियत बेचारों की एक कैदी से भी बुरी हो जाएगी। एक देखें, टोनी ब्लेयर की बात हो रही है या ट्रंप कहता है जी मैं खुद इसका सरबराह हूंगा, तो वो तो एक वायसराय के तौर पे उसको चलाने की कोशिश करेंगे। वहां पे रियासत का मतलब ये होता है, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि ये 150 मुल्क जो कहता है ना जी कि कनाडा ने तस्लीम कर लिया, यूके ने तस्लीम कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने तस्लीम कर लिया, ये एक प्लान का हिस्सा है। ये बेसिकली फलस्तीन को तस्लीम नहीं कर रहे, ये इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं और उसका रास्ता हमवार करने की एक साजिश थी और ये खबरें लगवाई गई, एक माहौल बनाया गया, एक सारा प्लान सामने लाया गया और उसके तहत ये सारा ड्रामा किया गया। मैं नहीं समझता कि वहां पे फलस्तीनियों के लिए इसमें कोई अच्छा पैगाम है। ये अमन के नाम पे बहुत बड़ी बदअमनी फैलाने का एक मंसूबा है। इजराइल इससे मजीद स्ट्रांग हो जाएगा और वहां पे देखिए, मैं अगेन कहूंगा, जिस रियासत का अपना स्ट्रक्चर ना हो, अपनी राय दही ना हो, अपना उनका फैसले ना हो, अपनी फौज ना हो, अपनी रेट ना हो, तो वो फलस्तीनी बेचारे वहां पे क्या करेंगे? तो ये एक ट्रंप बुनियादी तौर पे जो बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन इंतजामिया इजराइल के लिए नहीं कर सकी, ट्रंप इस पे कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप का ये मंसूबा आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप का ये मंसूबा आगे बढ़ेगा? मुझे नसीम सिद्दीकी साहब आप ये फरमाइएगा कि आपको नहीं लगता कि कुछ ममालिक इस पोजीशन में हैं, चले तमाम ममालिक जो इससे इत्तेफाक कर रहे होंगे या इसे अग्री कर रहे होंगे वो ट्रंप से ना बात कर सकें, लेकिन कुछ अरब ममालिक ज़रूर इस पोजीशन में हैं कि वो ट्रंप से ये बात कर सकें कि इसमें जो मुबहम शिकें मौजूद हैं, शराइत मौजूद हैं, उनको कुछ आप चेंज कर लें, जैसा कि फ़ौज के इनखला के हवाले से नसीम सिद्दीकी साहब? नहीं असमा, मेरे ख्याल से कोई भी मुल्क या कोई भी सरबराह जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ट्रंप की चीजों को चैलेंज कर सके। आपको पता है कि ट्रंप का जिस तरह का दिमाग है, 2 मिनट में पल में तोला पल में माशा वाली बात है। वो उसने जो अपना प्लान बनाया हुआ है वो नेतन्याहू के साथ उसने बैठ के बनाया, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। वो किसी की किसी बात पे अमल नहीं करेगा। और आप देख लें कि जब भी फलस्तीन के ऊपर मजालिम होते रहे तो हमारी जो इस्लामी सरबराही मुमलिकत है या दूसरी कॉन्फ्रेंसेज है, उनमें उन्होंने क्या किया? कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे फलस्तीन में अमन आ सके या जो वहाँ पे कत्लो गारत हुई है जिसका मीडिया शायबा तक नहीं आया। आपको पता है कि जो फॉरेन मीडिया उसने तो कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखाई, सिर्फ हमें सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती रही। तो वहां पे तो जो क़यामत एक ढाई गई है, पहले तो उसका हिसाब लेना चाहिए। बाकी बातें अमन की या वहां पे रियासत बनाने की बातें तो बाद में है। और जब वहां पे आप जाके कोई वायसराय को जिस तरह बात की बिठा देंगे, तो वहां पे फलस्तीनियों को तो ये होना चाहिए था कि उनको हक खुदरादियत दिया जाए, उनका लीडर चुना जाए, उनकी हुकूमत बनाई जाए, उनका वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, बाकायदा तौर पे उनको एक स्टेट बनाया जाए, उनको अपनी फौज बनाने की इजाजत दी जाए। आपने जो उनके इलाकों पे कब्जा किया हुआ है, उन जगहों से आपको उनको कब्जा छोड़ना चाहिए। ये तो इस तरह दिखा रहे हैं कि जिस तरह वो गजा या फलस्तीन वालों के ऊपर कोई बड़ा रहम करने लगे हैं, कोई उनके लिए बड़ी जो है वो अपना उनके साथ कर्टसी कर रहे हैं, जबकि आपने तो जो उनके हकूक सलब किए उनको आपको चाहिए था। वो मुझे 20 नुकात के अंदर कहीं भी नजर नहीं आते कि एक फलस्तीन एक आज़ाद रियासत होगी, उनका अपना वज़ीर-ए-आज़म होगा, अपना उनकी फौज होगी। और इसराइल जब तक बैठा रहता है
गजा में, वहां से उनकी फौज नहीं निकलती, तो वो अपनी एट्रोसिटीज और ब्रूटैलिटीज से बाज नहीं आएगा, किसी भी सूरत बाज नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला ज्यादा देर पा हो सकेगा या कोई इसका बेहतर नतीजा निकलेगा। इसमें ठीक है, इख्तिलाफात पाकिस्तान होना में अगर इस पर बहस होती है, बात होती है, इम्तियाज फरहान साहब, तो क्या नतीजा निकलेगा? कुछ पाकिस्तान में जैसे भी ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो हमेशा तैयार रहती हैं कि कोई ना कोई इशू आए और वो जमकर उस पर सियासत कर रही हों। तो आपको लगता है कि इस पर भी सियासत की जाएगी? हुकूमत को, नवाज लीग को कुछ ना कुछ टफ टाइम देने की एफर्ट्स हो रही होंगी? जी बिल्कुल आसमा, यहाँ बिल्कुल ये सही है आसमा। जाए किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आप देखेंगी कि हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगाएगा कि उन्होंने ये कर दिया, वो यहूदी निजाद है, वो फलां है, ठीक हो गया यहूदी सिद्दीकी एजेंट है, साहब। लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, हल कोई नहीं दे रहा होगा, सिर्फ सियासत हो रही होगी। इम्तियाज फरहान साहब। जी बिल्कुल, ये तो खैर पाकिस्तान में होता है, दुनिया भर में होता है। ट्रम्प के अगेंस्ट कोई आती है तो वहां पे इसके अगेंस्ट जो जमात है वो उसको ज़ाहिर के एंजॉय भी करती है, उसको एक्सप्लॉइट भी करती है सारी चीजें करने की। देखिए, हम आज़ाद फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं आसमा। जी जी। क्या लबनान आज़ाद नहीं है? क्या शाम आज़ाद नहीं है? क्या जॉर्डन आज़ाद नहीं है? क्या मिस्र आज़ाद नहीं है? फौजें भी हैं उनके पास, एयरफोर्स भी उनके पास है, सारी चीजें उनके पास हैं, तो आवाज क्यों नहीं निकलती उन लोगों की? अगर देखें, वक्फे के लिए, तैयारी के लिए अगर कोई वक्फा मिल रहा है तो हमें तो शरिया भी इजाजत देती है कि वक्फा अगर मिल रहा है, तैयारी अगर ये नहीं करेंगे तो क्या हमास को और जो दूसरी हुर्रियत पसंद तंजीमें हैं उनको फिर कोई रोक सकेगा? कोई भी नहीं रोक सकेगा। ना उनके कोई किसी के कहने पे चलते हैं वो, ना कोई रोक सकेगा। और अगर ट्रंप ने नेतन्याहू की कतर के फरमा रवा से, बादशाह से यानी बात करवाई है, माजरत करवाई है, तो खामखा थोड़ी करवाई होगी। हमास का ठिकाना अपना गाजा के अलावा, गाजा में तो उसके फाइटर मौजूद है ना, लीडरशिप तो नहीं है मौजूद वहां पर। जी जी। लीडरशिप का ठिकाना क्या है? थोड़ा सा ईरान था और ये कतर था। अगर वहां भी अगर ठिकाना नहीं होगा तो हमास कहां पनाह लेगी? किस जगह जाएगी? क्या अफगानिस्तान में आएगी या किस मुल्क में जाएगी? देखिए, अगर इनमें जहां जहां मुबहम बात आप कह रही हैं, अब ये बात सामने आई है, उसमें यकीनन एक गुफ्तगू तो होगी। अगर मुस्लिम ममालिक ने नहीं की, हो सकता है नॉन मुस्लिम मुल्क की तरफ से आ जाए, कहीं और से कोई बात आ जाए। कहीं असल चीज है गारंटियर। गारंटी के ऊपर आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, ना ट्रंप पे कर सकते हैं आप, ना नेतन्याहू पे कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस एग्रीमेंट को नेतन्याहू अपने आइंदा इंतखाब के लिए या आइंदा जो उनके मामला आते, देखिए ना, उनके खिलाफ भी तो करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं ना इसराइल में। हमारे यहाँ चलते हैं, हम तो उसको ढोल पीटने लगते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ भी इसराइल में, उसके फैमिली के खिलाफ भी, उसके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं। हो सकता है वो इस एग्रीमेंट की आड़ में उसको दबाना चाह रहा हो। फलस्तीन के महमूद अब्बास साहब मौजूद है। गाजा पार्ट ऑफ फलस्तीन है और अकेला कुछ भी नहीं है। हाँ, गाजा की अहमियत ये जरूर है कि नहर सुइस की तरफ है। हम ये इस पे आएगी बात, इस पे डिबेट होगी, पाकिस्तान में भी होगी, दुनिया भर में भी होगी, और दुनिया भर की मुस्लिम अस्करी तंजीमों के दरमियान भी होगी। ऐसा नहीं है, एक नेक्सिस तो हमारे मुस्लिम ममालिक का है, एक नेक्सिस है जो कि कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे जो अस्करी तंजीमें हुर्रियत पसंद है उनका है। उनके दरमियान भी बात होगी, वहां से भी बात आ जाएगी। मैं समझता हूँ इसको, मामले को आगे बढ़ना चाहिए और इसको हमें वॉच करना चाहिए। इस पर जैसा रवैया हो वैसे हम अपने रवैये का इजहार करना चाहिए। अगर इसराइल इसके ऊपर कोई गड़बड़, मैं समझता हूँ ये जरूर करेगा इसराइल के जरिए दुनिया भर नहर सुइस को कंट्रोल करने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि अब दुनिया जा रही है सड़क की तिजारत की तरफ। वो उसको दोबारा लाएंगे कि किसी तरह समंदरी तिजारत को कंट्रोल रखा जाए ताकि यूएसए का पावर हाथ में रहे। बहरी तिजारत यूएसए और यूके की पावर है। सड़क की तिजारत जो है मुस्लिम उम्मा की तिजारत है, और जो एशिया है उसकी तिजारत है। आप माजी हिस्ट्री उठा के देखें। ठीक हो गया। अब सारी चीज़ें ज़ाहिर है हमारे सामने हैं, और ताहिर नईम मलिक साहब तो हिस्ट्री पढ़ाते भी हैं स्टूडेंट्स को। ताहिर साहब, ये हिस्ट्री ही को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो नुक्ता उठाना चाह रही हूँ वो ये है कि इजराइल पर एतबार किया जा सकता है। और जब हम अमेरिका की भी बात करते हैं तो अमेरिका किस तरह से इसमें गारंटी दे सकता है? अमेरिका तो ये गारंटी भी नहीं दे सका कि कतर में, जहाँ पर उसके कहने पे मुज़ाकरात हो रहे थे, अमन के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, वहाँ पर जब अटैक होता है तो बाद में एक माजरत का फ़ोन करवा देते हैं।
تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان پر عمل درآمد کرنے سے پہلے یا دیگر ممالک کو اپنے ملک کے اندر اس پر ایک نئی بحث چھیڑنے سے پہلے، اپنے خلاف بہت ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لینے سے پہلے، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس بات پہ کوئی گارنٹی لینی چاہیے کہ جو سارے نکات ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہوگا، چاہے مبہم میں صحیح، چاہے کہیں نہ کہیں اعتراض بھی ہو ان نکات پر؟ دیکھیں، اس سے قبل 1993 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے اوسلو ایکارڈ کرایا ناروے میں. جی. اس میں اسحاق رابین اور یاسر عرفات نسائی دونوں فریقین تھے، اور انہوں نے کہا اسرائیل پہ یہ ہے شرط عائد ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا فلسطین نہیں. تو وہ یہ یک فریقی جو ون وے ٹریفک ہے آپ کرتے ہیں طے کر کے، اور دوسرے فریق کو اگنور کرتے ہیں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عرب ممالک، اور ہمارے دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں، ان کو اتنا تو کہنا چاہیے کہ یو این جو پیس کیپنگ فورسز ہیں وہ وہاں ہوں، کسی ملک کی وہاں فورسز نہ ہوں. یو این اگر ایسٹ تیمور میں جا سکتی ہیں، اگر افریقہ میں جا سکتی ہیں، اگر صومالیہ میں جا سکتی ہیں، تو کیا اقوام متحدہ کی امن فوج جس کے یہ اخراجات ترقی یافتہ ممالک کر رہے ہیں برداشت، دوسرا اس کی سینکشن یو این سیکرٹری جنرل یا یو این پیس پلان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو نہ اسرائیل پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ عربوں پہ کیا جا سکتا ہے، نہ امریکہ پہ کیا. تینوں فریق جو ہمیں سے عرب اسرائیل تنازع ہی نہیں ہے. یہ عرب اسرائیل تنازع تھا، اب یہ فلسطین اسرائیل تنازع ہے، اور وہ خود لڑ رہے ہیں. وہاں تو جو ارد گرد عرب ممالک ہیں انہوں نے تو وہ روکے ہوئے ہیں میزائل جو اسرائیل کی طرف جاتے ہیں. تیسرا یہ کہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کے بعد ایک ایک کر کے سب ملکوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا. مصر نے کیا، پھر ترکی نے کیا، اب ان ملکوں نے کیا. تو وہ خود لڑ رہے ہیں، اور ہمارے کہنے سے نہ لڑ رہے ہیں نہ ہمارے ان مشوروں سے وہ رکیں گے. وہ حریت پسند ہیں، انہوں نے کوئی نوبل پیس پرائز نہیں دینا ٹرمپ کو. تو وہ قافلہ حسین میں ایک بھی قافلہ حسین میں یزید میں ایک بھی حسین نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ حریت پسند ہیں. ان کو پی ایل او تھی پہلے، لبریشن آرمی، پھر وہ انتفاضہ موومنٹ ہوئی، وہ حماس بنی. تو ان کا جو جذبہ حریت ہے ختم. جو ہم تلخ حقیقتیں کہتے ہیں، یہ تلخ حقیقتیں ہم کشمیر میں کیوں نہیں مانتے جی کہ تلخ حقیقت ہے جی، ایکسیپٹ کرو. ہماری جرت ہے ہم ادھر یہ کہیں کہ تلخ حقیقت ہے جی. ہم مانتے ہیں آرٹیکل 335 A37. یہ تلخ حقیقتیں دوسروں کو تسلیم ہم کرواتے ہیں، ان کو اعتماد لیے بغیر کراتے ہیں. ہم یہاں بگرام ایئر بیس اگر امریکہ کو مل جائے ہم دے ہی نہیں سکتے. اس پہ چائنا کی بھی ریزرویشنز ہیں، اس پہ پاکستان کی بھی ریزرویشن ہونی چاہیے. وہ دور گزر گیا جب ہم امریکہ کو فوجی اڈے دیتے تھے. تو فورن پالیسی ہر قوم میں ڈیبیٹ ہوتی. جب یک طرفہ وہ تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. افغانستان سے بھاگیں، عراق سے بھاگیں. اب ایک وار کرمنل ٹونی بلیئر جس نے 2003 میں وہ ایسا ایک جھوٹ پہ، وار پہ، لائز پہ، فیبریکیشن پہ عراق پہ حملہ کروایا، وجود ہی نہیں، اور نیو یارک ٹائمز میں سٹوری ایک پلانٹڈ کرائی. اور بعد میں نیو یارک ٹائم نے 1 ملین سے لوگ زیادہ سفر ہوئے، مارے گئے، زخمی ہوئے. نیو یارک ٹائم نے ایک چھوٹی سی معذرت کر دی. یہ ایسی معذرت ہے، یہ بات کرائیں جی اس کے نیتنیاہو. تو یہ اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں. دیر پا امن ممکن نہیں ہے جب تک ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے. دیر پا امن تب تک ممکن نہیں ہے جب اس تک آنے کے لیے جو اصل معنی میں سٹیپس اٹھائے جانے چاہیے وہ نہیں اٹھائے جاتے ہیں. بہرحال جی، ہم نے آج کے پروگرام میں غزہ کے لیے، غزہ میں امن کے لیے ہونے والی جو ایفرٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کر لی ہے. اب ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہوں گے پاکستان اور IMF کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی بات چیت کی. لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور IMF کے درمیان ہونے والی بات چیت کی کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں، کچھ ذکر کر لیتے ہیں. IMF کی جانب سے پاکستان کو شاباش ملی ہے، تھپکی دی گئی ہے کہ پاکستان کی معاشی کارکردگی اچھی اور معیاری رہی ہے. کہا گیا ہے کہ پاکستان نے افراط زر، بجٹ خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کرنے کے اہداف حاصل کیے ہیں. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں اس شاباشی اور تھپکی کے ساتھ ساتھ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے گورننس اور شفافیت کے لیے کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ فوری پبلش کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ کہا یہ بھی گیا ہے کہ رواں برس دسمبر تک
जो ग्रेड 17 से 22 तक के वफाकी मुलाजमीन हैं उनके असासे आवाम के सामने लाए जाएं। मैं यहाँ आपको ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी नाज़रीन कि सिर्फ सरकारी अफसरान ही नहीं उनके अहल खाना के असासे भी पब्लिक करना होंगे, और ये शर्त IMF ने $7 बिलियन के तौसीर फंड की सहूलत के वक्त आयद की थी। रवां बरस जून में ये कानून पास हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, जिसके बाद इस पर अमल दरामद का आगाज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका है। और अब IMF ही को खुलकर साफ साफ कहना पड़ा है कि कौन कितना कमाता है, कितना बचाता है, कितना दिखाता है और कितना छुपाता है। अब सारी चीज़ें सामने लाना होंगी। हमारे ख्याल में ये किसी और का नहीं, हमारा मुतालबा होना चाहिए था। अब जबकि खबर आती है कि एक सरकारी अफसर ने अपनी बेटी की शादी पर 24 करोड़ रुपए फूंक डाले। और नाज़रीन, कभी हमारे वज़ीर दिफा कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में जायदादें बना रहे हैं, तो ऐसे में इस कानून पर अमल होना ही चाहिए। पता तो चले कि पुर्तगाल में लैंडलॉर्ड बनने वाला आखिर कौन है और उसके पास ऐसी कौन सी गीदड़ संगी है कि वो 5 लाख को 50 लाख कर देता है। हमारे पास तो फ़र्ज़ करें कि अभी 5 लाख आ भी जाएं कभी, तो वो सुकड़ कर सिर्फ 5,000 रह जाते हैं। ताहिर नहीं मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी क्योंकि पूरे पैनल में वाहिद आप हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं। सर, मुझे बताइएगा कि 2023 में IMF सरकारी मुलाजिमीन के पीछे पड़ता है, उनके असासे ज़ाहिर होने चाहिए ये कहता है। जून में अब जाकर इस साल हम देखते हैं कि कानून बनता है, तो क्या ये मुमकिन है कि दिसंबर तक ये असासे पब्लिक हो जाएं और क्या इससे करप्शन के खात्मे में मदद मिलेगी? और लगे हाथ तो ये भी बता दें ताहिर नहीं मलिक साहब, आपके पास कितने असासे हैं सर इस वक्त? अच्छा, आपका सवाल जो है वो बड़ा यकीनन जो यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाने वाले हैं सरकारी मुलाजिम ही कंसिडर होते हैं। हमें एक टैक्स रिबेट मिलता था कि जो रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह में एक टैक्स रिबेट था मामूली सा, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया IMF के कहने पे। और हमारी टैक्स जो हर माह है वो 30-40 हज़ार रुपया कटता है। चलें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। मेरा ये सवाल है, देखें आपको ये ताकतवर निज़ाम का कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, ताकतवर तरीन मिनिस्टर हैं, वो अपने ट्वीट्स में और मुतअद्दिद टॉक शो में उस ब्यूरोक्रेट का नाम लेने की भी जरूरत नहीं कर सकते। अंसार अब्बासी साहब, हम उनसे सहाफ़त सीखते हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, वसी तजर्बा रखते हैं, उनकी पूरी खबर में नाम लेने की वो नहीं था। तो जब एक टॉप जर्नलिस्ट और टॉप फेडरल मिनिस्टर पॉलिटिशियन नाम ना लिख सकें तो गोशवारे बेचारे क्या लेंगे? ये इतनी कमज़ोर है हमारी जमहूरियत कि ये इस तरह के लेटर IMF भी कोशिश कर रहे नहीं। अभी स्टैंडिंग कमेटीज़ में मामलात गए हैं कि बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो मुख्तलिफ इदारों के कॉरपोरेशंस के बोर्ड से करोड़ों रुपए ले रहे हैं, TADA बेनिफिट मीटिंग्स, उसकी डिटेल नहीं दिए गए। उन्होंने कहा ये तो सीक्रेट है और नेशनल इंटरेस्ट है। आप यहाँ सरबराह, और इसकी मैं समझता हूँ कि जो बुनियाद है, शौकत अजीज़ साहब ने ये गलत एक कदम उठाया। हम ग्रेड सिस्टम से हट के जो MP सिस्टम MP 1-2 मंथली पैकेज वो बढ़ा के कर दिया। फिर उसके बाद स्पेशल पे पैकेज, अब स्पेशल पे पैकेज के तहत 50 लाख से 1 करोड़ इदारों के सरबराहों की तनख्वाह है और TADA अलग हैं, वो आपको वो देने के भी मजाज नहीं। तो ये 3 पैरेलल जो ग्रेड सिस्टम है, क्या पाकिस्तान में शौकत अजीज़ साहब से पहले लोग इस ग्रेड सिस्टम में मुख्तलिफ इदारों के गवर्नर स्टेट बैंक हों या और इदारे हों, PIA के चेयरमैन है, ये फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देते रहे? तो ये इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हमें IMF बताए, हम खुद से करने की सलाहियत और ताकत नहीं रखते। तिम सिद्दीकी साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। जो गुफ्तगू ताहिर साहब ने की है, हमारे यहाँ तो ड्राइवर्स हैं, माली हैं, उनके नाम पर अरबों रुपए जो हैं वो अकाउंट्स में रखे जाते हैं, तो कैसे मुमकिन होगा हमारे मुआशरे में कि जो असासे हैं ये वाज़े तौर पर सामने आ सके कि वाकई कोई शख्स जो है वो इन असासों का मालिक है? सर देखिए, असलों में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि IMF ने हमारी बड़ी तारीफ की है। वो जब आम ट्विस्ट करवाना होता है वो IMF के जरिए करवा लिया जाता है। इस वक्त क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब खुश हैं पाकिस्तान से, तो बाकी इदारे भी पाकिस्तान के। सिद्दीकी साहब, जब जरा हम पाकिस्तानी अवाम खुश होने लगते हैं, आप बीच में सर कह देते हैं हमें खुश नहीं होना चाहिए। नहीं, सर किसी बात पे तो खुश हो लेने दें हमें। बात ये ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। जो अदलिया का हाल है हमारे मुल्क में, जो आइन और कानून का इस वक्त हाल हुआ है, वहां पे क्या चीज है? कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा। जो आपका सारा जोर जो है वो नौकरी पेशा लोगों की तरफ है। आपकी हमारी सैलरी से जो है वो एडवांस में इनकम टैक्स कट जाता है, सारी चीजों। लेकिन आप देखें कि जिस तरह बिजनेसमैन जिस तरह घपले करते हैं, कितने बिजनेसमैन पकड़े गए, कितने बिजनेसमैनों को सजा हुई, या कितने ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार किया गया। करप्शन तो रोज हो रही है।
अरबों खरबों में हो रही है, लेकिन कोई नहीं पकड़ा जाता। बेचारे सियासतदान काबू में आते हैं, उनको भी सिर्फ आर्म ट्विस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, करप्शन के इल्जाम लगाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो शिक लगाई है IMF ने, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अदलिया को स्ट्रांग होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए ताकि वो मिसाल बन सके, फिर तो ये चीजें आगे चल सकती है। अदरवाइज वही है गुफ्तन नशीदन और बर्खास्तन वाली बातें सारी। ठीक है, कवानीन का सख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुल्फ़िकार राहत साहब, चाइना में हमने देखा गुज़श्ता दिनों एक सीनियर वज़ीर को करप्शन पर मौत की सज़ा सुनाई गई। तो जैसे अभी सर फरमा रहे थे सिद्दीकी साहब, हमें भी अपने कवानीन को, आपको नहीं लगता कि कुछ सख्त करना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अगर पहले से जो कवानीन मौजूद हैं उन्हीं पर हम कुछ अमल दरामद कर ले तो मज़ीद नए कवानीन की तो ज़रूरत नहीं है सर हमें? आत्मा सजा से ज्यादा सजा का जो खौफ होता है वो काम करता है, और चीन का यही इशू है जो आपने हवाला दिया है कि वहां पे किसी जरूरत नहीं होती करप्शन करने की, और अगर कोई कर लेता है और पकड़ा जाता है तो उसका हैसियत पर यही होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से नैब इस पर्पस के लिए बनाया गया, लेकिन नैब वक्त के साथ साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इतना लग गया कि वो करप्शन के मामलात में उसको फुर्सत ही नहीं मिली, वो करप्शन के इश्यूज के ऊपर आए ही नहीं। और उसके बाद अगर छोटी मोटी वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन हो जाती थी तो फिर ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि जी देखें ये हमें हरास कर रही है नैब, तो फिर उसके दांत निकाल दिए गए। फिर सियासतदान आ गए, सियासतदानों ने कहा कि देखें ये इतनी लिमिट से ऊपर केस पकड़े, नीचे तो ये केस ही नहीं पकड़े, 50 करोड़ से नीचे, यानी वो कहते हैं वो तो जस्टिफाइड है वैसे ही। अब सिचुएशन ये है कि यकीन करें कि इस कदर करप्शन हो रही है। बेनामी की आपने बात की कि ब्यूरोक्रेसी के जितने भी हजरात हैं, मोस्टली लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने मुलाजमों के नाम पे, छोटे मुलाजमों के नाम पे प्लॉट्स रखे हुए हैं। एक मैं ऐसे सरकारी अफसर को जानता हूं जिसके 61 प्लॉट हैं। हाँ, और आप भी नाम नहीं लेंगे। लाहौर के अंदर 61 प्लॉट हैं। चलो फिर नाम लेंगे तो फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे। सर जी हमारा प्रोग्राम भी नहीं शायद फिर चलेगा ना ही लें तो बेहतर है। ये 25,000 ग्रेड 17 से 22 तक के लोग हैं, यानी 25,000 लोग हैं जिन्होंने जाती कैपेसिटी में बगैर NOC के दूसरे मालिक के पासपोर्ट लिए हुए हैं। इसी तरह ओवरऑल जितने लोगों ने पासपोर्ट लिए हैं वो आपको पता है कि उनकी तादाद थाउजेंड्स के अंदर है। और यहाँ पे होता क्या है कि ब्यूरोक्रेट साहब को बाहर अगर जाते हैं पहली पोस्टिंग पे तो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चों को बाहर सेटल किया जाए, पासपोर्ट लिया जाए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ चुप करके अपना बिजनेस बाहर सेट किया जाए। अब पुर्तगाल की जो बात हो रही है, पुर्तगाल के अंदर हमारी इतनी ब्यूरोक्रेसी वहां पे अपने स्टेक्स बना चुकी है, अपने एसेट बना चुकी है, माल्टा के अंदर, कनाडा के अंदर, UK के अंदर, USA के अंदर, मुख्तलिफ जगह के ऊपर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी आप नौकरी देखें, उनकी तनख्वाह देखें। आसिफ ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा था कि जो की ऑफिशियल्स हैं उनकी कोई अगर आप मालूमात ठीक कह रहे हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं। मेरी एक मुलाकात एक साहब से हुई तो उसने कहा कि मेरे सीनियर मुझे इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि उनका पुर्तगाल में केस अपने निकल आएंगे। तो ये बहुत पंजाब के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है, लेकिन बाकी भी सूबों के अंदर, सिंध में देख लें, KP के देख लें, आप तमाम जगह में पूरे पाकिस्तान में आप सही फरमा रहे हैं कि सिचुएशन एक सी दिखाई देती है। आखिरी बात यह है कि कोई सियासतदान करप्शन कर ही नहीं सकता जब तक ब्यूरोक्रेट उसके साथ शामिल नहीं होता। अच्छा, सियासतदानों की बात हो रही है जुल्फकार साहब, तो फिर भी ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि सियासतदानों के एहसास तो फिर भी इलेक्शन के वक्त सामने आ ही जाते हैं। लेकिन ये चलिए अलग बात है कि दस्तावेजात में 20 करोड़ का अगर बंगला है तो वो 2 करोड़ का जाहिर कर देते हैं। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स अब तक कैसे महफूज रहे हैं? इम्तियाज फरहान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सर। अदालत की वजह से। आप जिस ब्यूरोक्रेट के लिए कोई एक्शन होता है, अदालत उसको स्टे दे देती है, उसके बाद वो सालों बरसों इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती। अभी जो आप और हम बात कर रहे हैं कि नाम नहीं ले सकते, नाम ले सकते हैं, अदालत में जाएगा वो हमारे खिलाफ अदालत कार्रवाई शुरू कर देगी कि जनाब आपने बगैर सबूत के नाम कैसे लिया, और बगैर सबूत के कितना बड़ा चालान पेश हो जाए उस पर खुद अदालत वारंट भी जारी कर सकती है। अदालत बुनियादी तौर पे आसमा उनको वो पार्ट प्ले करना चाहिए कि अल्लाह के नाइब का, इंसान अल्लाह का नाइब है दुनिया में, लेकिन जो मुंसिफ का जो इदारा है उनको कम से कम वो सोचना चाहिए। आप जो बोली नहीं कि 50 लाख जो है अरबों कैसे बन जाते हैं,
میں سری لنکا میں صرف 2 کیسینوز ایسے جانتا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان کے بیوروکریٹ اور جو مختلف پولیٹیشنز ہیں اور مختلف مذہبی لوگ، مذہبی ان کے بھی نام لیں گے تو ادھم مچ جائے گا، مذہبی لوگوں کے پیسے جو ہیں وائٹ ہوتے ہیں، یعنی کیسینو میں آپ نے 100 روپے کا جوا لگایا، وہ آپ کو 10,000 روپے کا چیک دیں گے، پیسے لیں گے آپ سے، کمیشن لیں گے اور آپ کو 10 اور آپ کے بینک میں ٹرانسفر کریں گے، اور اس کو لیگل امبریلا حاصل ہے کہ وہاں سے جو پیسے آئے ہیں اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ چیک کے ذریعے وہ آپ کے بینک میں آئے۔ امریکہ، کینیڈا، UK اور یہ پرتگال تو اب اس لیے آ گئے کہ وہاں سے آپ کو یورپ کی نیشنلٹی مل جاتی ہے کہ پرتگال ایک چھوٹا ہے یا وہاں انویسٹمنٹ کی، تو یہ جو بیوروکریسی اتنی جو ہے جس کو جو ہے آسما آپ کو ابھی اس کی ابھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ بیوروکریسی کے حوالے سے بیوروکریسی اتنی پاورفل ہے کہ ڈیول نیشنلٹی پہ آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے، آپ 22 گریڈ کے افسر ہو سکتے ہیں، یہ طاقت ہے بیوروکریسی کی۔ تو یہ IMF کو بھی لگ پتہ جانا ہے اگر یہ بیوروکریٹ اس کے پیچھے لگ گئے تو۔ چلیں دسمبر کوئی دور نہیں ہے، لیٹس سی دسمبر تک یہ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا۔ 2023 کے بعد قانون تو اب بنا جی، جون میں جا کر اتنے سال لگ گئے قانون بنانے میں، اب قانون پر عمل درآمد کرانے میں نہ جانے کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ بہرحال بہت شکریہ جی، آپ تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، طاہر نعیم ملک صاحب، ذوالفقار راحت صاحب، نسیم صدیقی صاحب، امتیاز فاران صاحب۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا بھی بہت شکریہ، کل ملتے ہیں آپ سے دوبارہ، خیال رکھیے گا اپنا۔